उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 10 दिन से कम का समय रह गया है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह के साथ ही तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंचकर जनता से बड़े बड़े वादे करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भाजपा को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। ऐसे में सियासी दल और प्रत्याशी अपनी प्राथमिकताओं में रोजगार को शीर्ष मुद्दों में रख रहे हैं। कांग्रेस ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर रखी है। साथ ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा न्याय के जरिए युवाओं पर भी विशेष फोकस किया है। कांग्रेस ने युवा न्याय के जरिए 30 लाख सरकारी नौकरी देने और शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का वादा किया है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के वादों में कोई सच्चाई नहीं है। सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनावी दंगल में बेरोजगारी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। पहाड़ पॉलिटिक्स उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। तमाम दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। कांग्रेस जहां बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, साथ ही इन सभी मुद्दों के सहारे अपनी चुनावी नैया पार की भी उम्मीद लगाए हुए है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का युवाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान है। कांग्रेस ने युवा न्याय के जरिए 30 लाख सरकारी नौकरी देने और शिक्षित युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का भी वादा किया है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को जनता के बीच पहुंचा रही है। साथ ही राज्य का युवा मतदाता भी बेरोजगारी की वजह से काफी परेशान है। वो आज पूरे प्रदेश में इस जो हमारा जो गारंटी का सवाल है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस पर हमने प्रेस वार्ता रखी है और यही हमारा चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें जो हमारा पहला जो न्याय है वो युवा न्याय है। युवा बुरी तरह से भटका हुआ है, टूटा हुआ है और विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र से लेके और राज्य की सरकार तक युवाओं को केवल धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस बार जो हमारा कहना ये है कि जो भर्ती का न्याय है वो हमारी कांग्रेस देती है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोज़गार का ये कि पहाड़ों में ना तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, ना तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोज़गार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे बड़े बड़े होटल खोले जाए। भाई जी, हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है, अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए। सर देखिए, बेरोजगारी का जो स्तर है वो इस समय बहुत व्यापक है। हाल ही में अनेक आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों से इतर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में जहां हाल ही में पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट की है, जिस रिपोर्ट जारी की है उसमें पलायन आयोग ने 24 गाँव को निर्जन घोषित कर दिया है। अर्थात वहाँ से पलायन, पूरी तरह से पलायन हो चुका है। ये कारण क्या है? ये आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। उत्तराखंड में इस बार 18 से लेकर 39 साल तक की उम्र के 40,33,278 युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय में 8,83,346 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें 5,40,683 पुरुष और 3,42,663 महिलाएं शामिल हैं। इस तरह देखें तो उत्तराखंड में 21.90% युवा मतदाता बेरोजगार है।
दूसरे नजरिए से देखें तो हर 5 में से 1 युवा मतदाता बेरोजगार है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी आंकड़े जारी किए गए हम उसको सेटिस्फाई नहीं मानते हैं। इसलिए सेटिस्फाई नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ जो सेवा योजन कार्यालयों में भी आंकड़े होते हैं, जो व्यक्ति सरकारी रोजगार ले लेता है, सरकारी रोजगार को ही यहाँ रोजगार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप सेल्फ रोजगार के सेक्टर में देखेंगे तो हमारी सरकार जब से आई है उस सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। और आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो जिसकी बेरोजगारी की जो दर है वो प्रतिशत में सबसे कम है। और इस सरकार ने तो आने के बाद, तुरंत आने के बाद अभी तक सरकारी क्षेत्र में भी लगभग 25,000 रोजगार दे दिए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ठीक डाटा है कि बेरोजगारी का तो आलम ये है कि 9% से ऊपर की बेरोजगारी है लगभग, और 9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड है यहाँ बेरोजगार, और प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। न सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल रही है, न गैर सरकारी क्षेत्र में मजदूरी मिल रही है। कोई बड़ा उद्योग आज तक स्थापित ही नहीं कर पाए, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी, न यहाँ पर कोई रोजगार का ऐसा कोई कार्यक्रम चला पाए कि जिससे हम बेरोजगारी दूर कर सकें। कुल मिलाकर चुनाव में जीत के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत तो लगा दी है। इसके साथ ही जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। हालांकि धरातल पर स्थिति विकट है। राज्य का अधिकांश युवा बेरोजगार है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी सरकार के दावों की भी पोल खोल रही है। देखना होगा बेरोजगार युवाओं के हाथों को कब तक रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जो तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, 10 दिन से भी कम समय रह गया है। और अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें तो ये काफी तेज हो गई है, चाहे वो विपक्षी दलों की तरफ से हो या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी अभी उत्तराखंड में दौरा है। सवाल ये है चुनावी मुद्दे जिन पर लगातार बात की जाती है, लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ली जाती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाती है, लेकिन धरातल पर ये कितना नजर आता है, धरातल पर जनता क्या सोचती है, वो एक अलग विषय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। और कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रतन मणि डोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जपेंद्र जी से। जपेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रैलियां जो हैं वो शुरू हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और चुनावी वादे भी अपनी चरम पर हैं। और विपक्ष को ऐसा लगता है कि आपके सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवा बेरोजगार है। जहां युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। और उत्तराखंड की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से परीक्षा भर्ती में घोटाले हुए हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, विपक्ष क्या कहता है इस पे तो जनता भी ध्यान नहीं दे रही है। आंकड़े क्या कहते हैं, उन आंकड़ों को लेके जनता का क्या मानना है, ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून को बनाकर युवाओं को एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम करा, जो उत्तराखंड में आज से पहले कहीं नहीं था। अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे कि 5 में से 1 युवा बेरोजगार, रिपोर्ट बता रही। तो भाई 5 में से अगर 1 युवा बेरोजगार है तो 20% बेरोजगारी है, 80% रोजगार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का वादा निश्चित तौर पर अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को 100% युवाओं के रोजगार वाला राज्य बनाकर दिखाना ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर पर ये किया जाएगा। दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर आज चुनावी माहौल है, तो उस चुनावी माहौल के अंदर मात्र और मात्र यही चर्चा एक आयाम लेती हुई नजर आ रही है कि 370 पार तो कितने और 400 पार तो कितने। गोवा की रैली में हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, और आजादी के बाद से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार का चुनावी या चुनाव से पहले या बाद का आप भाषण उठा लीजिए और ये सिर्फ
सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ इस गोवा के भाषण की बात नहीं कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम को जन्म देना और आम भारतवासी में ये आह्वान करना कि हम ईमानदार लोगों की लाइन लगा देंगे भ्रष्टाचारियों की गर्दन दबाने के लिए। भ्रष्टाचारियों के पीछे एक नई तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के युग से ये देश गुजर रहा है। जपेंद्र जी, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के नाम आप लेते थे अपने भाषणों में, आज वो आपकी ही पार्टी के लोग हैं? सवाल कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों का नहीं है। जब आजादी के बाद 60 वर्षों से अधिक तक कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दलों ने राज करा तो डेफिनेटली उनके ही भ्रष्टाचार के ऊपर बात होगी। उन्हीं लोगों ने भ्रष्टाचार करा, लेकिन क्या अब उन भ्रष्टाचारियों को देश निकाला दे दिया जाए? ये तो कानून भी इजाजत देता है अपनी पार्टी में लाके क्लीन चिट दे देंगे, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल पार्टी में आने का या जाने का नहीं है। सवाल ये है कि अगर इस देश के अंदर पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा माहौल बना है, चाहे वो अधिकारी है, सार्वजनिक जीवन में है, नेता है, किसी पार्टी में है, तो उन लोगों को भ्रष्टाचार को लेकर जागृत करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हें एक्सपोज करना, ये इस भारत की धरती में कब हुआ आजादी के बाद? जरा याद जपेंद्र जी, देखिए याद करने की जरूरत नहीं। देखिए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और हम तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जिन लोगों को एक दिन पहले कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने इतना घोटाला कर रखा है, इतने करोड़ का घोटाला कर रखा है, अगले दिन वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं। तो या फिर विपक्ष अगर आपको क्या, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, अगर विपक्ष फिर कहता है कि आप वॉशिंग मशीन है तो फिर खुले मन से स्वीकार कर लीजिए कि हाँ भाई, हम आपके भ्रष्टाचारियों को लाते हैं, अपने पास वॉशिंग मशीन में धोते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अब उन्होंने कसम खा ली कि वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अब आप एक मिनट हमारा जवाब सुनेंगे, बीच में टोकेगा तो नहीं कोई? जी जी जी। हम लोगों के सभी के घरों में वॉशिंग मशीन है। आपने वॉशिंग मशीन का जिक्र करा तो हम उसी पे मैं क्या कर रही हूँ, विपक्ष तो न जाने कब से कर रहा है। नहीं, विपक्ष की, चलो हम आपको विपक्ष का प्रतिनिधि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने मान लिया आपकी बात। अब उस वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े बदलते हैं, हमारे कपड़े बहुत गंदे हैं, बहुत मैले हैं, हम उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के इंतजार करते हैं ना कि भाई इन्हें धो के साफ करेंगे, या उन गंदे मैले कपड़ों को हम फेंक देते हैं या वेस्ट कर देते हैं और नए कपड़े खरीद लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसी तरह इंसानी प्रवृत्ति है, पहले उन्हें धो। बिल्कुल, शाबाश कुंवर जपेंद्र जी, शाबाश। जपेंद्र जी, आपकी पार्टी से आपको फटकार ना पड़ जाए, थोड़ा सा देखिएगा। जपेंद्र जी शाबाश। कह रहे हैं धोना, चमकाना, साफ करना, उनकी गंदगी दूर करना और भारतवर्ष में रहने लायक उन्हें बनाना। और अगर उसके बावजूद भी सुधार नहीं आया तो निश्चित तौर पर कल वो समय भी आएगा जब उन लोगों को निर्वासित जीवन भी जीना पड़ेगा। ये भी तय है। ठीक, वापस आते हैं जपेंद्र जी, वापस आते हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनका रुख करते हैं, फिर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, मोहन काला जी, उसके बाद मैं आती हूँ शांति प्रसाद जी, एक एक करके। मोहन काला जी। देखिए यशी जी, हाँ, जपेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल साफ रख दिया यहाँ पर बैठकर। वो कह रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आप इधर से, इनके यहाँ जो मशीन है ना यशी जी, आप वॉशिंग मशीन की बात कर रही थी ना, मैं उसी पर बता रहा हूँ कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो और उधर से मोदी भक्त निकालो। तो जपेंद्र जी ने उस पर मोहर लगा दी। अब आप देखिए, कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचारी जेल में होता था और मोदी जी के जमाने में भ्रष्टाचारी भाजपा में होता है। नहीं जपेंद्र जी, दिस इज नॉट द राइट वे। जपेंद्र जी, दिस इज नॉट द राइट वे। जपेंद्र जी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। एक मिनट रुक जाइए, अभी तो शुरू हुई है चर्चा, अभी से लड़ाई करने लग जाएंगे क्या? रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस। अब आप ज्यादा बिलबिलाइए मत, क्योंकि आपने मोहर लगा दी। चलिए मोहन काला जी कंटिन्यू। पर मोहर लगा दी भाजपा के साफ करने का, भाजपा के चाल चरित्र चेहरे। जपेंद्र जी, दिस इज नॉट द राइट वे। जपेंद्र जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। जपेंद्र जी, होल्ड ऑन। यशी जी,
यशी जी देखिए, इन्होंने खुद साबित कर दिया कि चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा या उसे निकाल कर फेंका नहीं जाएगा, उसे भाजपा में शामिल किया जाएगा और जो भ्रष्टाचार के पैसे थे उससे भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम और सरकारों को चलाने का काम, विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को खरीदने का काम करेंगे, ये इन्होंने बता दिया। आप देखिए, देश के इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, इसी उत्तराखंड के अंदर से विजय बोगड़ा जी पर 35 लीटर पेट्रोल की टंकी वाला आरोप लगाया, भ्रष्टाचारी बताया, और देश के प्रधानमंत्री जी के मंच पर विजय बोगड़ा जी सबसे पहले बैठे हुए थे, तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, अजीत पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनके दाग जो है बेदाग हो गए। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया और जब आप देखिए पेमा खाटू पर आरोप लगाया और जब वो भ्रष्टाचारियों ने जब भाजपा का पट्टा गले में डाल लिया तो उसके बाद वो भ्रष्टाचारी नहीं शिष्टाचारी हो गए। बात है ना भाजपा के पट्टे में, मोहन काला जी। इसीलिए 70 इस देश रुकिएगा जपेन जी प्लीज, मुझे और भी लोगों के रिएक्शंस लेने हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें भी सम्मिलित रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो 70 भगोड़े देश का पैसा लेकर विदेश भागने का काम किया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी। खुले चैनल पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने साबित करा, इन्होंने अपने वक्तव्य में बैठकर कहा कि क्या अगर भ्रष्टाचारी होगा तो जरूरी कोई कि उसको निकाला कर देंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। अरे हमें तो पता है, जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, जब हमने कलमाड़ी को सरकार में रहते हुए जेल भेजने का काम किया, जब हमने कोयला घोटाले पर जब हमने जेल भेजने का काम किया टी राजा को, अरे आपकी तरह कोई उन्हें गले का हार बनाने का काम किया। आप देखिए जगन्नाथ रेड्डी जो 2011 के भ्रष्टाचारी थे, आज वो भाजपा में जाकर बेदाग हो गए, भाजपा का पटका पहनकर। तो ये कुंवर जपेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को उजागर कर दिया। और आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है यशी जी, महत्वपूर्ण इसलिए है यशी जी, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश का हर 5वां युवा आज बेरोजगार है और उस बेरोजगारी दर पे जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगार युवाओं पर लाठी भांजने का काम किया था, 12 लाख से ज्यादा बेरोजगार जिनकी 40 साल से ऊपर की उम्र पार कर गई और इन्हें मजबूरी में वो डाटा जो है सेवा योजन कार्यालय से हटाना पड़ा। पर उसके बावजूद भी 9 लाख बेरोजगार सेवा योजन कार्यालय में रजिस्टर्ड है और वो तब 9 लाख है जब इन्होंने बीच में सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। ये संख्या इससे भी बड़ी हो सकती थी। और जब बेरोजगार लोग अपना अधिकार मांगते हैं तो ये लाठियां देने का काम करते हैं, ये पत्थर मारने का काम करते हैं, ये पिटवाने का काम करते हैं बेरोजगार युवाओं को। मैं वापस आती हूं, शांति प्रसाद भट्ट जी को सुन लेते हैं, फटाफट सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। मोहन काला जी फटाफट। जी, हमने कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटी में सबसे पहले अगर बात करने की बात करिए तो युवाओं की बात करने की बात की है। हमने कहा है कि देश में 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं, उन 30 लाख पदों को जो है कांग्रेस की सरकार आते ही भरा जाएगा। हमने कहा है कि अग्निवीर योजना। मोहन काला जी रुकिए जरा, होल्ड ऑन, मैं आती हूँ, वापस आते हैं, रुक जाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी बात को पूरा करें प्लीज। कांग्रेस करेगी, ठीक है। जपेंद्र जी और मोहन काला जी को म्यूट करिए। जपेंद्र जी रुक जाइए जरा प्लीज, इस तरीके से मत करिए। हमने पेपर लीक पर देश के अंदर जो है हमने कानून बनाने की बात की है और ये मोहन काला जी सुन लीजिए जरा, यूकेडी को भी सुन लीजिए, रुक जाइए। मोहन काला जी रुकिए, आपको मैं पूरा मौका दूंगी। यूके SSS पर भी आएंगे, रुकिए जरा। शांति प्रसाद भट्ट जी, सभी कांग्रेस के हमारे जपेन जी रुक जाइए। साथी हल्ला बहुत मचाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते धरातल पर। अरे आपने किया था तो आपको भगाती ना जनता, खदेड़ती ना। मोहन काला जी और जपेंद्र जी, दिस इज नॉट द राइट वे। और लोगों को भी सुन लीजिए जरा, ये कोई तरीका नहीं होता। शुरू करिए शांति प्रसाद जी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और उत्तराखंड में अब मुद्दे जो है गर्मा चुके हैं। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि जब आप ये कहते हो एक विधान एक संविधान, तो फिर आप कर्मचारियों की पेंशन क्यों खत्म करते हो और विधायक और सांसदों को क्यों पेंशन देते हो? ये एक विधान और एक संविधान का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। दूसरी बात, किसी भी राज्य की आमदनी का स्रोत होता है वहां के संसाधन। हमारे संसाधन बेच दिए गए। हम कर्मचारी बहुल्य राज्य का है। हमारे यहाँ पेंशन खत्म हो गई, अग्निवीर बना के नौकरियां खत्म कर दी। हमारी तो आर्थिक चोट मार दी है, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने, हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर दी। और दूसरी बात, अब आम जनमानस ये कह रहा है कि मोदी जी जब आपके नाम से हम वोट मांगते हैं और हम आपको जिता के भेजते हैं
तो आपने गुजरात को समृद्ध करने के लिए वहां के उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए, इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी। आपने जिस तरीके से गुजरात को समृद्ध बनाया है, तो हमको देशभक्ति की सजा देते हुए आपने उत्तराखंड के साथ ये अन्याय क्यों किया? हमने देशभक्ति के लिए भाजपा को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी यहाँ नौकरियां खत्म कर दी, हमारे संसाधन बेच दिए, मूल निवास भू कानून खत्म कर दिया, जनसंख्या विस्फोट करा दिया और नौजवान वर्ग के रोजगार छीनकर आपने राज्य के साथ में जो अन्याय किया है। मोदी जी बताइए, आपने जो वादा किया था पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, अरे आपने तो जवानी बर्बाद करी, आपने तो हमारा पानी भी बेचने का काम कर दिया है। गांव के धारे का पानी को जो है हर घर नल हर घर जल के तहत बेचने का परियोजना आपने बनाई है। मोदी जी आप ये बताइए कि जब यूकेएससी का जो चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं, तो आप ये बताइए हाकिम का हाकिम कौन है? जब आप हाकिम का हाकिम के मामले में चुप होते हो तो हमें लगता है कि आप उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के विरोधी हो। और जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो उत्तराखंड की जनता ये पूछ रही है कि किरण नेगी की दिल्ली में हत्या हो जाती है, निर्मम अपराधी छूट जाते हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड में वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। अंकिता की मां न्याय के लिए गांव-गांव घूम रही है। तो मोदी जी आप ये क्यों नहीं बताते कि महिला को आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला अंकिता हत्याकांड में? ये सवाल आज उत्तराखंड के जनमानस के मन में तैर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं? अभी रानी ने एक भाषण में कहा कि हाकम सिंह बहुत ईमानदार है और बॉबी पवार और कुछ भटके हुए युवा उसे बदनाम कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी जो है भाजपा का प्रचार स्टार प्रचारक बनेगा। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है। जिनकी सांसद ये बोल रही है कि बॉबी पवार झूठ बोल रहा है और हाकम सिंह ईमानदार है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका चेहरा ठीक है। आम जनमानस शांति में प्रसाद खुल जी चुका है। वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक का उसके बाद रुख करेंगे और देवभूमि के चुनावी दंगल में रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जो रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा चुनाव के लिए बनाने जा रहा है और लगातार इस पर विपक्ष चर्चा भी कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए रतन मणि डोभाल जी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए सत्ता पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में है और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में है, लेकिन बेरोजगारी कहा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, हालांकि देश में भी बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ अग्निवीर योजना का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि उत्तराखंड के लोग जिस तरीके से फौज में जाने के लिए कहीं ना कहीं हर एक बच्चे की मंशा होती है कि वो फौज में जाएगा, और अग्निवीर में जिस तरीके से उन्होंने साल कम किए हैं, रिटायरमेंट की बात कही है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने जो डिटेल बताई कि विपक्ष मुद्दा अगर काश, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो बना पाता, बेरोजगारी छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है और ये युवा बेरोजगारी का सवाल है। ये अगर ये बेकार है, ये देश का भविष्य है। अगर देश का भविष्य सड़क पर है तो वो देश का भविष्य क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। इस पर मैं हालांकि जो भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो अपने अपने पार्टी लाइन से है वो करेंगे। एक जो इन्होंने आपने जो युवा न्याय पत्र उस पर जो घोषणा की है वो एक उत्साहजनक है, तो स्वागत योग्य है। वो कितना कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं के हाथ में एक हथियार तो दे दिया। नहीं करेंगे पूरा तो लोग लड़ेंगे उसके लिए, तो एक क्योंकि उन्हीं का कहा हुआ कि हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये असंभव नहीं है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री भी और जो ये तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, सरकारी पद रिक्त हैं,
और उसमें ये दिया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमने बिहार में भी देखा, बिहार में जब चला था रोजगार को लेकर तेजस्वी वगैरह, तो वो कुछ 2-3 लाख लोगों को वहां रोजगार दिया गया है। तो वो मुश्किल काम नहीं है। हमारा जो छोटा सा राज्य है, इसमें भी सरकार मानते हैं हमारे पास 60-65 हजार जो रिक्त पद है। कोई नया पद आपने सृजित नहीं करना है। जो हमें विरासत में मिला है उत्तर प्रदेश से, जो स्वीकृत पद हैं उत्तर प्रदेश से, वो रिक्त पड़े हुए हैं, उनमें वैकेंसी आप नहीं कर रहे हैं। और जब आप भर्ती निकालते हैं तो उसमें हाकम सिंह आ जाते हैं, वो पद बिक जाते हैं और फिर वो जहाँ का तहाँ वो खत्म हो जाती है चीजें। मैं इस पर ये सवाल ये है, लेकिन मैं इतना इसमें जोड़ना चाहता हूं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। ये जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं इस बात पे कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सरकार की तो जिम्मेदारी है ना, सबको रोजगार देना है, आपको सबको शिक्षा देना है, सबको स्वास्थ्य देना है। ये तो बुनियादी सवाल है, ये आप पीछे नहीं हट सकते। तो इस तरीका क्या है, आपने वो उस तरीके पे जा रहे थे, उस पर काम नहीं हुआ। आपने अक्टूबर 2018 में इन्वेस्टर समिट किया और उसमें ये दावा किया गया कि 1,25,000 करोड़ का हमने MOU साइन किया, निवेश होने वाला है वो प्रदेश में। और उस निवेश के लिए आपने भू कानून को संशोधित किया और ये कहा कि औद्योगिक परियोजन के लिए आप जितना चाहे उतना जमीन खरीद लें। वो भी आपने चौपट दरवाजे खोल दिए। लेकिन कितना निवेश आया बिना औद्योगिकरण के राज्य में? जो उत्तराखंड है, अभी उत्तराखंड की तो बात ही नहीं हो रही है। राज्य वहां उत्तराखंड में जा ही नहीं रहा जहां जिसके लिए राज्य मांगा गया था। अगर औद्योगिकरण में की तरफ आप नहीं जाएंगे तो आप सबको रोजगार नहीं दे सकते। एक छोटी सी बात मेरे को, ये हमारे यहाँ मनरेगा में 90 दिन की गारंटी थी कि साल में 90 दिन रोजगार देंगे। वो रोजगार खत्म हो गया। 20 से 25 दिन का जो रोजगार मिल रहा है, 1 साल से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। ये स्थिति रोजगार के, तो सरकार पीछे नहीं हट सकती उससे। ये जो सवाल है, ये बुनियादी सवाल है। और उनके घर में जो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस, सबके घर में बेरोजगारी पड़ रही है। ठीक है, जपेन जी। देखिए, रतन मणि डोभाल जी ने बहुत सी चीजों को बहुत स्मूथली उन्होंने हाईलाइट करने का अपने वक्तव्यों में काम करा। और निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से हम ये भरोसा दिलाते हैं कि जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को भरने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। नकल विरोधी कानून लाके, सख्त कानून बना के, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेके बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। जो एक ग्राउंड तैयार करना था, वो ग्राउंड तैयार हो गया है। और अब अगर आप भविष्य में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो सरकारी पदों की रिक्तियां हैं वो 100% भरी जानी है। और उस पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आए और अपनी राज्य सरकार को सेवा दें, इसके रास्ते पूरी तरह से तैयार हैं। अब दूसरी बात आई इन्वेस्टर समिट की, तो 80,000 करोड़ से ज्यादा की उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसकी ग्राउंडिंग चल रही है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। तो चुनाव के बाद जो हम देखेंगे कि ऐसे ही नहीं मुख्यमंत्री कहते कि 25वीं वर्षगांठ से पहले राज्य को पूरी तरह से विकसित राज्य की तर्ज पर अपने पैरों पे खड़ा होकर 100% रोजगार वाला राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो ये ऐसे ही नहीं किसी प्रदेश के मुखिया वादा कर रहे, तो कुछ उसके पीछे योजना है, उसके पीछे पूरी मॉनिटरिंग है, उसकी ग्राउंडिंग हो रही है इन्वेस्टमेंट की, और उस पर राज्य सरकार खरा उतरेगी। ये सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर हम आपके माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की जनता को ये भरोसा देना चाहिए। ठीक है, हाकम सिंह को सही ठहराकर बॉबी पवार को गलत ठहराना, इसको कितना जायज समझ रहे हैं जपेंद्र जी? कहीं नहीं कहा टीरी पे प्रत्याशी माननीय राज्य लक्ष्मी शाह जी ने कहीं नहीं हाकम सिंह की तारीफ करी, कहीं हाकम सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। उन्हें मालूम है कि हाकम भ्रष्टाचारी है, हाकम भ्रष्टाचारी था, हाकम आपके सांसद तो बोल रहे सजा मिली। ये जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो ईमानदार है, खिलाफ FIR लॉन्च की गई। और भी जो दुष्प्रचार करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कुछ वामपंथी सोच के हमारे उत्तराखंड के साथियों के द्वारा, तो उन्हें ये समझना होगा कि ये बदलता भारत है, बदलता उत्तराखंड है। इस तरह के राजनीतिक दांवपेच अब आपके समय से पहले ही एक्सपोज हो जाते हैं और इनका आप
को कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं। ठीक है, शांति प्रसाद जी। देखिए यशी जी, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांसद उसे अच्छा बता रही है और प्रवक्ता कह रहा है कि वो अपराधी है। ये है भाजपा का असली चेहरा। भाजपा का दूसरा असली चेहरा मैं बता दूं कि हर घर नल हर घर जल की बात ये करते हैं, मगर ये नहीं बताते कि जिंदल के पाइप तो आपने खड़े कर दिए गांव में 300 करोड़ के। शांति प्रसाद जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, शांति प्रसाद जी तक। पेट्रोल बॉन्ड लेकर उस पर आपने 11 की कंपनी से क्यों खा लिया, भाजपा ये नहीं बताती। तीसरी बात, उत्तराखंड के संसाधन से लेकर पानी, जंगल, जमीन, रोजगार सब बिक गया है। इस पर भारतीय जनता, आप लोगों का एजेंडा कामयाब होने वाला नहीं। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, तो आप इस दुष्प्रचार को लेकर अपने आप को ही सब लोग एक्सपोज करने का काम तैर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलते नहीं बन रहा है। इनका एक सांसद नैनीताल का बोल रहा है कि मेरे कर्मों की सजा मोदी को मत देना, वोट मोदी को देख के देना। ये हालत इनके सांसदों की है। तो आप ऐसे में समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, राजनीतिक बेईमान पार्टी है, इसका केवल एक मकसद है, किसी तरीके से सत्ता के माध्यम से राज्य से लेकर देश को लूटना। यही कारण है कि उत्तराखंड में युवाओं की आवाज बॉबी परमार बना हुआ है और महिलाओं की आवाज आशुतोष नेगी बना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी की आवाज न बनकर मोदी के नाम पर राज्य से लेकर देश को लूट रहे हैं और ये अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। और हमारा ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सुपाड़ा साफ होगा। ठीक है, जपेन जी फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद मोहन काला जी आपके पास आते हो। पूरे देश में वामपंथी विचारधारा को लोगों ने नकारा है और उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। लेकिन हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी जैसे साथियों को कौन समझाए कि वामपंथी विचारधारा से बाहर निकलकर थोड़ा हकीकत की तरफ देखिए। आप 150 लोग अगर उस विचारधारा की यहाँ जमीन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप उसमें बार बार विफल हो रहे हैं। और उत्तराखंड की राष्ट्रवादी जनता बार बार निकाल रही है विपक्ष और ऐसी सोच को, तो ये इनके लिए शायद इनकी आंखें खोलने के लिए काफी हो। ठीक है, मोहन काला जी, विपक्षी दल जो हैं वो मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ हरीश रावत अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं अपने बयान से। उसको लेकर भी मैं चाहूंगी कि जरा क्लियर करें, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत का बयान आया, उन्होंने अपनी ही पार्टी को आलसी कह दिया। ये और हरीश रावत जो कि एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अगर उनके मुख से इस तरीके के वक्तव्य निकलते हैं तो जाहिर है कि इसका नुकसान पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। देखिए यसी जी, जिस तरीके से उनके बयान को जो है तोड़ मोड़ के पेश किया गया वो सबके सामने। और उसके बाद अगर आपने कल परसों जब देहरादून के धर्मपुर विधानसभा के कारगी चौक पर जब मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो उस पर भी आपने उनके बयान को सुना होगा कि उन्होंने अपने बयान में किस तरीके से उस पर जो है बात रखने का काम किया और जिस तरीके से उसका दुष्प्रचार करने का काम हुआ उस पर भी उन्होंने उस पर बात रखने का काम किया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता जो है जनता के बीच में है। 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में है। आम घर घर जाकर जो है उस गारंटी को कार्ड को पहुंचाने का काम कर रहा है। और मैं जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो है बड़े बड़े बातें यहाँ बैठकर करने का काम कर रहे थे। अरे भैया, जब इतने विकास के काम किए थे तो फिर चेहरे की जरूरत क्यों पड़ रही है, स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ले लीजिए ना वोट। और जनता ने तो आपको बता दिया यसी जी, देहरादून के गड़ी कैंट में कुछ नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप किस पल्ले से कब तक बंधे रहेंगे जपेंद्र जी, मुझे इसी का नहीं पता है। आप पल्ले की बात मत करिए, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक किसी पल्ले में बंधे नहीं रहते हैं। आप ज्यादा दिन, जपेंद्र जी, आप ज्यादा दिन किसी के पल्ले में बंधे नहीं रहते, ये दुनिया जानती है और पूरा देहरादून जानता है। इसलिए आप पल्ले की बात ना बताएं। मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में बंधे रहेंगे। आपकी सोच आपको मुबारक। और यसी जी, आप देखिए देहरादून के अंदर
जनरल वीके सिंह और गणेश जोशी जी का कार्यक्रम होता है, ठीक, वहां सैनिक, पूर्व सैनिक जो है जब कार्यक्रम में जाते हैं, किस तरीके से उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, वायरल वीडियो आप देख रही हैं, किस तरीके से उन पर जो है लात घुसे चलाए जा रहे हैं पूर्व सैनिकों पर। इससे पता चलता है इनका चरित्र कि ये सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। और देखिए आप गढ़ी कैंट के अंदर किस तरीके से इनकी जो राजलक्ष्मी शाह जो सांसद प्रत्याशी है, 12 साल से लगातार टिहरी की लोकसभा से सांसद है, एक गांव जो गोद लिया गांव था, उस गांव में भी 12 साल में एक बार भी नहीं गई। और शर्म आनी चाहिए इनको कि जब भारतीय जनता पार्टी की उस सांसद प्रत्याशी से पत्रकार साथियों ने यह पूछा कि आपने पिछले 12 सालों में विकास कार्य क्या किए, तो वो ये कहते कि जो मोदी ने किया वो मैंने किया। अब आप समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आज हकीकत सामने आ रही है। इनके सांसद आज जिस तरीके से और पार्टी के नेता जिस तरीके से एक चेहरे के नाम पर आज भी वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड की जनता भली बात समझ गई है। कांग्रेस ने लगातार उत्तराखंड के आम जन मुद्दों पर लड़ने का काम किया, उठाने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि बेरोजगार युवा आंखों में आंख मिलाकर इनसे रोजगार की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि भैया इस बार भावनाओं में बहकर वोट नहीं होगा, इस बार काम पर वोट होगा, जाति पर, धर्म पर नहीं, कर्म पर वोट होगा, इस बार युवा कह रहा है। आप देखिए देहरादून के गढ़ी कैंट में जिस तरीके से मातृ शक्ति ने गणेश जोशी जी को, राजलक्ष्मी शाह जी को खदेड़ने का काम किया, ये उन्हीं लड़ाई का रिजल्ट है। और आप देखिए जितने भी आज बेरोजगार युवाओं के साथ साथ इस प्रदेश के अंदर जितने भी आप 20 से ज्यादा घोटाले हुए यहाँ पर, चाहे मैं सहकारिता की बात करूं, चाहे होमगार्ड की बात करूं, चाहे मैं पटवारी प्रकरण की बात करूं, चाहे मैं वन विभाग की बात करूं, चाहे उद्यान की बात करूं, ये तमाम 20 घोटाले, और इन 20 घोटालों में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल रहे। यूके SSS में हाकम सिंह इनका जिला पंचायत सदस्य, जिसको बचाकर इन्होंने आज भाल निकालने का काम कर रखा है। हरिद्वार से संजय धारीवाल यूके SSC में इन्हीं का मंडल अध्यक्ष। और यहां तक कि आप ये देखिए कि एक सबसे संजीदा और सबसे गंभीर मुद्दा इस प्रदेश का जो बहन बेटियों का बना हुआ है, यसी जी अंकिता भंडारी, एक ऐसा मामला जिस मामले पर देश के प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर में आते हैं, एक शब्द नहीं बोलते बहन अंकिता भंडारी पर। इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पौड़ी के अंदर जो है अंकिता भंडारी पर बोलने से बचती है और बचकर जो है किनारा कर जो है चली जाती है। आप समझिए इसी प्रदेश की 908 बहन बेटियां गायब हो गई, और कुंवर जपेंद्र जी को शायद उनकी चिंता नहीं होगी। 872 से ज्यादा बहन बेटियां रेप का शिकार हो गई, ये उस पर बात नहीं करेंगे। 9 लाख से ज्यादा बेरोजगारी दर, ये उस पर बात नहीं करेंगे। आप यहाँ देखिए, जरा जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं एक एक करके। 9 हिमालय राज्यों में, यसी जी लास्ट में आ रहा हूं, 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बना महिला अपराध में, इनकी सरकार में, और इनके नेता, और उन सारे अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल रहे। आज बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण पर इनको जवाब देना होगा। जनता इनसे आंख मिलाकर जवाब करने का, सवाल करने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी बचकर भाग रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कल ऋषिकेश के IDPL में जब प्रधानमंत्री जी अपनी शुरुआत करेंगे, तो उसी ऋषिकेश में जो इनका वो जो रिसोर्ट था, जिस रिसोर्ट को इनकी विधायक ने बुलडोजर से तुड़वाने का काम किया, वो रिसोर्ट ऋषिकेश में ही था। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कल जब ऋषिकेश की भूमि पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले बहन अंकिता पर जवाब दे, बताएं कि वो VIP कौन था जिसने ऋषिकेश जैसी पवित्र भूमि को जो कलंकित करने का काम किया। ठीक है, रुके मोहन काला जी, जपेंद्र जी, इसके बाद रतन मणि जी आपके पास आते हैं। 12 से 17 के बीच में कांग्रेस की सरकार, और जो एक परिपाटी थी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की, उस परिपाटी के रहते कांग्रेस ने खूब भ्रष्टाचार करा, और इस प्रदेश के अंदर एक, अरे सबसे बड़े तो आप ही के दल में हैं, आज आपके नेता हैं, करा उनका बेटा मंत्री है, जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी जी ने परेड ग्राउंड के मंच से बताया था, जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परेड ग्राउंड के मंच से बताया था प्रधानमंत्री ने, वो आप ही का नेता है, उनका बेटा आपकी सरकार में मंत्री है। जपेंद्र जी, सौरभ बहुगुणा मंत्री है उनका बेटा आपकी सरकार में। 35 लीटर टंकी याद है ना आपको? मोहन काला जी सुन लीजिए, पहले सुनने की भी क्षमता रखिए प्लीज। मोहन काला जी, सुनने की भी क्षमता रखिए, ये गलत बात है। रखिए भाई, उल्टा अंकिता भंडारी पर प्रधानमंत्री जी बोलने का, मोहन जी लेट हिम कंप्लीट। आपको सब जवाब मिल रहे हैं। अरे आप पे तो लगा, आपको तो जनता खदेड़ने का काम कर रही है। बना लेते हैं आप मोहन काला जी प्लीज, मोहन काला जी, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज इनसे जवाब पर बात करिए। यसी जी जवाब पर, गुनाहगार भी आपके, सफाई भी आपके, ऐसे चलता है क्या? सुनिए यसी जी, जरा इनसे जवाब ले लीजिए। 22 तक कांग्रेस की सरकार,
और कांग्रेस अपनी पार्टी के अनुसार 17 से 22 तो आपकी सरकार थी साहब, आपको यही नहीं पता? 17 से 22 तक आपकी सरकार थी। 12 से 17 और 22 में आपकी सरकार है। 12 की बात, 12 से 17 रुक जाइए मोहन जी, प्लीज रुक जाइए। 5 सालों में 2017 से पहले 5 साल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अनुसार काम करा, खूब भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार का ही नतीजा था कि एक नया नवेला राज्य राष्ट्रपति शासन का शिकार। अब आते हैं हम और मुद्दों की तरफ। इस प्रदेश की जनता ने यसी जी इनसे पूछिए किसने कलंकित करने का काम किया था 2016 में प्रदेश को? 17 के चुनाव में कांग्रेस को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके काम करना शुरू करा और उन 5 सालों के काम ये गवाही देते हैं कि इस प्रदेश के अंदर सभी मिथकों को तोड़ते हुए उत्तराखंड के जनमानस ने 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा दिया और सरकार बनाने का मौका दिया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है शासन और कुशासन का, जो वोटर वोट के रूप में प्रमाणित कर देता है, जो अब तीसरी बार लोकसभा में प्रमाणित होने जा रहा है। अब जितनी आप बातें कर रहे हैं इस 35 लीटर टंकी वाले पे तो कुछ बोल दीजिए। महिला सुरक्षा को लेकर, इस प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर, अपराधों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, नकल विरोधी कानून को लेकर जितने काम हुए हैं, जितने सख्त कानून आए हैं, जितने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ सलाखों के पीछे भेजा गया है, कभी कांग्रेस ने सपने भी नहीं सोचा था। और अरे सारे सबूत मिटाने का काम किया आपने भ्रष्टाचारियों का, क्लीन चिट देने का काम किया भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अत्याचारियों को। उनको कंप्लीट करने दीजिए, पहले रुक जाइए। नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी को और अपराधी को भ्रष्टाचारी और अपराधी की नजर से देखा। लेकिन दुख होता है कि इस प्रदेश के अंदर जो लोग आज भी कांग्रेस की राजनीति जुड़कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि आपने उत्तराखंड को दिया क्या, आपने उत्तराखंड वासियों के लिए किया क्या। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जन जन का भरोसा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, प्रदेश धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ रहा है, तो आपके पेड़ पे आपके यसी जी जितने मैंने जवाब किया और इस दर्द की दवाई मान लीजिए ना मोहन जी, नहीं है जवाब। ठीक है जपेन जी रुकिएगा जरा, क्या ऋषिकेश से कल रुकिए ठीक है, आपको भी पता है मोहन जी ये नहीं होगा, फिर क्यों बार बार उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। रुक जाइए, रतनमणि डोभाल जी का रुक करना चाहूंगी मैं। रतनमणि जी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में ना जाकर अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो 23 साल हो चुके हैं और उत्तराखंड राज्य में आज भी जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर राज्य अलग हुआ, वो मुद्दे आज भी हावी हैं। चाहे वो पलायन हो, चाहे वो रोजगार हो, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी काम नहीं आ रही है। और ऐसे में जनता का क्या मूड होगा वो तो जनता डिसाइड करेगी ही। लेकिन अगर हम उन मुद्दों पर बात करें तो क्या जनता ये समझ पाएगी कि हम राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, जैसे हमें पता है, और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। फिलहाल ये केंद्र का मसला है, लेकिन जो राज्य की परेशानियां हैं वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं। तो डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की जो ताकत की बात कही जाती है, तो क्या उसका असर देखने को मिलता है? सरकार से हमें डबल फायदा होना चाहिए था। अभी मैं बहुत दिनों के बाद भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और ये कोई नेता, आज बहुत समय के बाद मैं सुन रहा हूँ कि भाजपा भी कोई पार्टी है। नहीं तो हम तो नरेंद्र मोदी सुनते चले आ रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी का है, ये मोदी जी का है। भाजपा का नाम ही नहीं आ रहा था, अभी उन्होंने नाम लिया तो चलो कोई नाम नहीं ले रहा था। मैं ये बताऊं, ये जो यही समस्या है हमारी। उत्तराखंड राज्य बने 24 साल हो गए हैं। जिन सवालों को लेके और जिन विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को लेके राज्य की मांग की गई थी, राज्य का निर्माण अंततः हुआ, लेकिन वो राज्य बनने के बाद वो विजन हमारा नहीं बना। जबकि उत्तर प्रदेश रहते हुए जो पर्वतीय राज्य भी उसी कल्पना से बना था कि भाई लखनऊ वाले वो नहीं सोच सकते हैं, हमें अलग से दो, इसलिए वो पर्वतीय राज्य विकास मंत्रालय बना था अलग से कि आपको अलग बजट दिया जाएगा, आप अपने स्थिति के हिसाब से अपनी विकास योजनाएं बना लें। लेकिन राज्य बनने के बाद वो उस पर किसी ने भी काम नहीं किया। मैं अभी देखिए
जो भी हमारे यहाँ जो उद्योगीकरण तिवारी जी के समय में हुआ, और वो जब तक सब्सिडी रही तब तक वो उद्योगों में 700 उद्योग बंद हो गए हैं। वो लोग भी बेरोजगार हो गए हैं, और अब वो पैकेजिंग उद्योग बनकर रह गए। यहाँ पर सिर्फ पैकिंग हो रही है और कोई वो काम नहीं हो रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। और दूसरा ये है कि जो अब ये बेचारे वो कह रहे थे कि वामपंथी से उनको परेशानी है। अब सवाल ये है कि मजदूरों की आवाज कहीं अगर कुछ होता है तो वो लाल झंडा ही वहां पर दिखाई देता है। और यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, जो संघ का आरएसएस का जो मजदूर संगठन है बीएमएस, उन लोगों ने मेरे तक कहा कि ये सरकार ने इतना वो कर रखा है कि कोई उनकी भी अगर यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते तो रजिस्टर नहीं हो रही है। जो बीएमएस की, दूसरे वामपंथियों की बात छोड़ दो, तो मजदूर की की बात ही नहीं उठ रही है, ना सरकार सुन रही है। आप देखो ना, यहीं पे बाबा रामदेव के 18 साल से वो मजदूर लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इनको नौकरी पे लो, इनका भुगतान करो। हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर रखा है, ये मेरे ख्याल से 14 अप्रैल की उसमें डेट है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनका जो काम किया हुआ उसका वेतन नहीं है, ये सरकार सुनती नहीं है, ये रामदेव के गोद में बैठी हुई है। तो ये बेरोजगारी, अगर ये बात हुई थी कि 70% जो है स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार तब मिलेगा जब उद्योग चलेगा। उद्योग में तो पैकेजिंग का काम हो रहा है, माल कहीं बन रहा है, यहाँ वो सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उन्होंने ये सब किया, इसको किसी ने देखा नहीं। आपने ये जो लेबर ऑफिस है उसको ठप कर दिया है, कोई वहां जांच करने नहीं जा सकता है। ये सवालों पर ये बहुत बड़ा मुद्दा राज्य का है, और इस राज्य में ये हो रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रवाद का शिकार था। अब आज जो उत्तराखंड है, वो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वो और ज्यादा क्षेत्रवाद का शिकार हो गया है। अब आप हर चीज केंद्र पे, आपका विजन क्या है? तो आपने कोई विजन अब तक ये नहीं दिया कि हमारे उत्तराखंड राज्य की ये प्राथमिकता है, और इस पर हम ये काम कर रहे हैं। 2025 में उत्तराखंड अग्रणी राज्य में खड़ा हो जाएगा, ये विजन है। हो रहा है ना, बेरोजगारी में हो रहा है 83%। अभी ये इंटरनेशनल ILO की रिपोर्ट है, 83% देश में हो गया, और उसमें टॉप पे उत्तराखंड है, अग्रणी हो गया। जपेन जी, भुखमरी के इंडेक्स में देख लीजिए। रतन मणि डोभाल जी, आप हमारे बहुत ही सम्मानित सीनियर पत्रकार हैं, और आपके मुख से ऐसी बातें शोभा भी नहीं है। आप भी हकीकत जानते हैं कि जब कोई प्रदेश सरकार या कोई दल ईमानदारी से प्रयास करता है तो उसके प्रयासों में थोड़ा सा विलंब जरूर होता है रिजल्ट आने में, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की तरफ से, ये जो आप नाहक की शंकाएं आपके मन में पाले बैठे हैं, इन शंकाओं का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित तौर पर 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत होगी, और हमें अपनी सरकार और अपने युवा मुख्यमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी पर यह भरोसा होना चाहिए कि प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश की युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और बुजुर्गों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं, जिन योजनाओं पे काम चल रहा है, ये एक सुखद उत्तराखंड की तरफ सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। और हमें निश्चित तौर पर सब लोगों को, ठीक है आज आप यकीन मत कीजिए, लेकिन उसकी इतनी आलोचना भी मत कीजिए कि हम कड़वाहट से भरे रह जाएं। एक अच्छे उद्देश्य की तरफ बढ़ने वाली सरकार और एक युवा मुख्यमंत्री को अगर हम सब मिलकर प्रोत्साहित करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सब उत्तराखंडवासी खुशहाली को देखेंगे। मोहन कालाजे, देखिए, युवा और धाकड़ धामी जी की बात जो है जपेंद्र जी कर रहे थे। चंपावत के अंदर जहाँ से वो आते हैं वहाँ एम्बुलेंस नहीं होती है, डॉक्टर नहीं होते हैं। 7 साल आपकी सरकार को हो गए, 10 साल देश में सत्ता आपके हाथ में है। हमारे यहाँ मिसराज पट्टी जो सैंसपुर का एक हिस्सा यहीं आपके ही चैनल पर चला, और वहां पर कम से कम 15 साल से इनके विधायक और 12 साल से इनकी सांसद, और तब वो कहते हो कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज अल्मोड़ा के 15 गांव ये कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं।
जिस नल जल की परियोजना की बात करते हैं 12 करोड़ का घोटाला हो जाता है, जल घर नहीं पहुंचता, सिर्फ पाइप लग जाते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अब अगर मुद्दों पर, अगर रतन मणि जी ने मुद्दों पर बात करी तो ये कह रहे हैं शोभा नहीं देता है। हाँ भाई, उन्होंने किसानों की बात करी तो तुम्हें कहां शोभा देगा, क्योंकि आप तो किसानों पर गोली चलाते हो, आप तो किसानों पर गाड़ी चलाते हो, आपको कहां शोभा देगा। आप तो चाहते हो कि मजदूर मर जाए, क्योंकि आप तो उद्योगपति आपके मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दोगे पर किसानों के कर्ज माफ नहीं करोगे। मजदूरों पर सिर्फ, गरीबों पर सिर्फ 5 किलो। अब आप देखिए कि किस तरीके से सपना दिखाया जा रहा है। यसी जी, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि 47 का विजन और मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं 25 का विजन। अरे भैया, 24 में जो प्रत्येक 5वां व्यक्ति बेरोजगार है उसका विजन कौन संभालेगा, उस पर बात कौन करेगा। 10 साल से सत्ता है आपकी, 230 किलो सोना केदारनाथ जी फटाफट जवाब दीजिए। चोरी हो जाता है आपके संरक्षण में, आप कैसे मौन रहते हैं उस पे। आप 230 किलो सोने पर क्यों नहीं बोलने का काम करते हैं। जपेन जी 60 सेकेंड्स हैं आपके पास। मोहन जी सुनिए मोहन जी, आप लोग अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं कांग्रेस के 5 न्याय। 1964 में के 65 में आपके प्रधानमंत्री रहते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहते कपात्री जी महाराज ने साधु संतों के बाद संसद के घेराव का प्रयास करा था। 200 से ज्यादा सन्यासी मारे गए, से 800 से ज्यादा। अरे गुजरात में सन्यासियों का मारने का काम किया आपने। गोधरा में आपने कार सेवकों के रूप में मरवाने का काम करा। 1000 से ज्यादा मंदिर आपने बनारस के अंदर तोड़ने का काम किया। आपने गुजरात के अंदर मंदिरों को तोड़ने का काम किया। आपने उत्तर प्रदेश में गुजरात मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर, इसी उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम किया। क्यों चुप रह जाते हैं आप। अमरनाथ यात्रा पर आपकी सरकार में हमले होते हैं, 4 बार हमले होते हैं, एक बार 300 से ज्यादा यात्री मारे जाते हैं। वक्त की कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जिसका इस्तेमाल की बात लगातार कही जा रही थी, क्या वो वाकई हो पा रही है। जनता चुनेगी, जनता तय करेगी कि किसी से सिरमात रखना है। लेकिन फिलहाल देवभूमि के चुनावी दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।